मित्रों, समय है उस शख्सियत से आपका परिचय कराने का जिन्होंने अपने ज्ञान से डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि मल्टीपल और सभी कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया को भी लाभान्वित किया है। मैं आमंत्रित करता हूं डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन लायन मनीषा सोनी जी को। कृपया वे आए और हमारे मुख्य वक्ता पीएमजेएफ लायन विनोद लाडिया जी का परिचय प्रस्तुत करें। लायन मनीषा सोनी जी। सम्मानीय मंच, सदन में उपस्थित प्रत्येक लायन का मैं सादर अभिवादन करती हूँ। आत्मिक धन्यवाद एमओसी आदरणीय लायन पवन शर्मा जी, विशेष शख्सियत के परिचय का अवसर जो दिया। सानिध्य मिला है हमें जिनका आज उनसे रूबरू कराने का छोटा सा है प्रयास। आपके पिता स्वर्गीय श्री आरपी रड़िया जी सब परिवार हुए थे हर्षित जब उदयपुर में दिसंबर 16 सन 1945 में हुए आप पदार्पित। साथियों, शिक्षा ज्ञान के दर्शन कराती, शिक्षा ही है पहचान कराती। आपका शैक्षिक इतिहास बी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में स्वर्ण पदक, IIM अहमदाबाद से MBA, PhD जयपुर से, तो ट्रेनिंग हार्वर्ड बिजनेस स्कूल USA से। हो उत्कृष्ट शिक्षा तो कैरियर लाजवाब होता है। माथे पर है जब चंदन लगता, सुभाषित जीवन सारा होता है। आपके कैरियर का शुभारंभ हुआ रेमंड्स ग्रुप से। 1980 से आप श्री राजस्थान सिंटेक्स लिमिटेड के चेयरपर्सन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, चीन, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, दक्षिण एवं सुदूर पूर्वी देशों समेत USA, UK की कई बार आपने बिजनेस यात्राएं की। इतना ही नहीं, आपने अनेकों सेमिनार का आयोजन भी किया। साथियों, कृतित्व से ही झलकता है व्यक्तित्व, समाज सेवा से सजा हुआ है आपका अस्तित्व। ट्राइबल एवं बैकवर्ड एरिया में आपने उल्लेखनीय सामाजिक सेवाएं की हैं, जिनमें से प्रमुख श्रमिक प्रोग्राम द्वारा आपने अनेकों विधवाओं को रोजगार दिया। CSR एक्टिविटी के अंडर में RO क्लीन वाटर यूनिट सेटअप लगवाए, गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाई, डूंगरपुर में CBSE 10+2 स्कूल बच्चों के लिए खोला, उनके लिए पार्क इत्यादि कार्य आपके उल्लेखनीय हैं। साथियों, नवाजे जाते हैं वही जिनके कर्मों में जान होती है। नवाजे जाते हैं वही जिनके कर्मों में जान होती है, सुगंधित करती है खुशबू और जिससे सेवा से पहचान होती है। आपको भारत के राष्ट्रपति द्वारा उद्योग पत्र अवार्ड प्रदान किया गया। इसके साथ ही पुनः एक्सपोर्ट काउंसिल चेयरमैन के रूप में सर्वोत्तम एक्सपोर्ट करने के लिए भी आपको राष्ट्रपति द्वारा नवाजा गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपको भारत सरकार की टेक्सटाइल मिनिस्ट्री द्वारा प्रदान किया गया। As we feel proud to be a lion, same as he also. ये रहा आपका लायनबाद में सफर। लायंस क्लब उदयपुर के प्रेसिडेंट से प्रारंभ हुई आपकी यात्रा। डिस्ट्रिक्ट 323E2 के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, उसके पश्चात डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, MD 323 में 3 टाइम्स चेयरपर्सन साइट फर्स्ट के लिए, ओरिएंटेशन चेयरपर्सन, लीडरशिप चेयरपर्सन एंड MD कोऑर्डिनेटर GMT। अनेकों बार आपने कैबिनेट एडवाइजर, पैट्रोन, चीफ पैट्रोन की भूमिकाएं निभाई। MD 3233 में आप हंगर चेयरपर्सन भी रहे।
साथियों, एक स्वप्न, एक बीज, एक आशा का अपने मन में अगर बोलें और उसे निरंतर पोषण प्रदान करें तो एक ना एक दिन वह अवश्य उपलब्धियों का वटवृक्ष बनकर आपके समक्ष खड़ा हो जाता है। अति उल्लेखनीय है, सेकंड सेंचुरी एम्बेसडर उपाधि से आपको तत्कालीन अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष लायन डॉक्टर नरेश अग्रवाल जी द्वारा सम्मानित किया गया और आज आप हमारे समक्ष MD 3233C से इंटरनेशनल डायरेक्टर एंडोर्सी के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। अगर हम आपकी उपलब्धियों की चर्चा करें, अचीवमेंट की, तो 3 बार आपको इंटरनेशनल प्रेसिडेंट मेडल, लीडरशिप मेडल, मेंबरशिप ग्रोथ के लिए अवार्ड, शेवरॉन अवार्ड, 100% डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अवार्ड, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज, 7 times इंटरनेशनल प्रेसिडेंट एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट। इसके अलावा क्लब डिस्ट्रिक्ट MD से आपको अनेकों अवार्ड से नवाजा गया, जिससे आपकी शख्सियत जगमगा रही है। लाइनबाद में हमेशा अविस्मरणीय पल रहेंगे जिनका उल्लेख होगा। आपने 1990-91 में 71 MGF एवं आपके द्वारा ही MD 323 के लिए लॉन्ग टर्म प्लान तैयार किया गया। दोस्तों, सक्रियता ही जीवन को उत्कृष्टता प्रदान कर सार्थक बनाती है। आप बहुमुखी दिशाओं में गतिशील रहते हुए अनेकों कंपनी में डायरेक्टर, चैरिटेबल ट्रस्ट में चेयरमैन, प्रेसिडेंट, फेलो एवं मेंबर के रूप में उल्लेखनीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मिल्स, एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशन एवं कमेटियों में शामिल हैं। साथियों, नेशन फर्स्ट की भावना हर लाइन में होती है। आपके द्वारा राष्ट्र को समर्पित है ये सेवाएं। भारतीय प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया प्रोग्राम में वस्त्र उद्योग का प्रतिनिधित्व आपके द्वारा, मलेशिया, थाईलैंड एवं एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका, सोर्स इंडिया ब्रांड को प्रमोट किया, आयात निर्यात की अनेकों एग्जीबिशन आपने अरेंज की, आज भी GST इम्प्लीमेंटेशन में की रोल आप निभा रहे हैं। साथियों, जब तक परिवार संग है, जीवन में बसंत और खुशियां अनंत हैं, क्योंकि यही जीवन को ऊर्जा प्रदान करता है। लायंस क्लब उदयपुर की गोल्डन जुबली प्रेसिडेंट लायन पूनम लड़िया जी आपके जीवन में मधुवास बिखेरती संगिनी हैं एवं कंप्यूटर इंजीनियर विकास एवं चार्टर अकाउंटेंट अनुभव आपके आकाश में सूरज और चांद हैं। लायनबाद की विस्तृत तारामंडल में अनेकों दिव्यमान तारों के मध्य आप शुक्र तारे से अद्वितीय आभा बिखेरते आलोकित हैं। लायनबाद की ऐसी शख्सियत को अपने अतुल्य अनुभव एवं ज्ञान के भंडार से सिंचित करने हेतु आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है। व्यक्तित्व निराला जो करता सबको है आकर्षित, व्यक्तित्व निराला जो करता सबको है आकर्षित। आइए अब सुने लगन से, बेमिसाल शख्सियत है आमंत्रित। इन्हीं पंक्तियों के साथ परम आदरणीय आज के कीनोट स्पीकर, इंटरनेशनल डायरेक्टर एंडोर्सी लायन विनोद कुमार लड़िया जी, मैं आपको ससम्मान आमंत्रित करती हूँ हम सबके बीच। धन्यवाद। जय भारत, जय लायनबाद। धन्यवाद लायन मनीषा जी। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो विशिष्टताओं से अपने आप में परिपूर्ण है। उनके लिए एक छोटी सी बात यही कही जा सकती है, कुछ इतनी सी ही बात पर हमारा परिचय तमाम होता है। हम उस रास्ते नहीं जाते जो रास्ता आम होता है। मैं आमंत्रित करता हूं ऐसी विशिष्ट शख्सियत को
जिनका सानिध्य ही विशिष्ट है। इंटरनेशनल डायरेक्टर एंडोर्सी आदरणीय पीएमजेएफ लायन विनोद लाडिया जी को कृपया आए और अपने मार्गदर्शन से हमें सिंचित करें। आदरणीय विनोद लाडिया जी। धन्यवाद यूएलटी कोऑर्डिनेटर लायन पवन शर्मा जी। नमस्ते, नमस्कार, नमस्ते। गुड इवनिंग। राजस्थान से हूँ, नमस्ते सर। खमा घनी। क्षमा गणेश। और मैं देख रहा हूँ सलूजा जी जुड़े हुए हैं, तो सत श्री अकाल जनाब। इससे पहले कि अपनी बात शुरू करूं, मैं मनीषा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत सुंदर तरीके से मेरा परिचय दिया। मुझे हमारे सभी लाइन दोस्तों के बीच में आपने एक छवि बनाकर रखा। लेकिन मनीषा जी, एक बात कहना चाहूंगा, जब एक लाइन मेंबर किसी लाइन संस्था की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, तो वैसे तो सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो मेरा ही डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उसमें परिचय जो है वो मैं मानता हूं कि एक दोस्त का परिचय है। मेरा परिचय है कि आपका दोस्त लायन विनोद कुमार लाडिया जो उदयपुर में रहता है। इसके अलावा जो भी परिचय है वो मेरी संस्थाओं से जुड़ा हुआ है या मेरे कार्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन लाइन्स के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चांद अधूरा है, कि चांद अधूरा है सितारों के बिना, गुलशन अधूरा है बहारों के बिना, विनोद लाडिया अधूरा है आप जैसे मित्रों के बिना। तो मेरा परिचय तो जो है वो मैं समझता हूँ मेरे मित्रों के द्वारा ही है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी, माय एसेट्स इन माय बैलेंस शीट इज माय फ्रेंड्स। एंड टुडे आई एम वेरी वेरी प्राउड टू से that I have large number of friends in Lionism, and particularly so in multiple districts 3233 and 3234. अब मैं अपनी बात को शुरुआत करना चाहता हूं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, सहज और सरल स्वभाव के लायन जयप्रकाश जी अग्रवाल, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन मीता जी अग्रवाल, जिन्हें मैं हमेशा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 21-22 कहना चाहता हूं, तो ये फर्स्ट और सेकंड कहने से हम उनकी थोड़ी सी पोजीशन नंबर 2 और 3 पे ले आते हैं। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होंगे 21 और 22 में, और सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो हमारे गवर्नर होंगे 22 और 23 में, लाइन दिलीप जी भंडारी। हमारे पास मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन लाइन अरविंद जी चतुर भी आज इस प्रोग्राम में हमसे जुड़े हैं। बहुत खुशी की बात है कि आप इतना समय निकालते हैं सभी प्रोग्राम्स के लिए। आपको भी मैं इस प्रोग्राम में जो है ज्वाइन करने के ऊपर बधाई देता हूं। सभी मेरे दोस्त 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स डिस्ट्रिक्ट 3233C से जो इस वर्चुअल मीटिंग में जुड़े हुए हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी लाइन विजय अग्रवाल, जीएलटी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लाइन पवन जी शर्मा, कैबिनेट सेक्रेटरी सर्विस लाइन कामयानी जी दुबे, हेडक्वार्टर सेक्रेटरी लाइन राजकुमार अग्रवाल और कैबिनेट ट्रेजरर लाइन राजकुमार अग्रवाल। देखिए कैसा विषय है कि 3 राजकुमार अग्रवाल, मैं ऐसे कह सकता हूँ, आपका कैबिनेट ट्रेजरर भी राजकुमार अग्रवाल, आपका हेडक्वार्टर का सेक्रेटरी भी जो है वो भी राजकुमार अग्रवाल, और आपके पास इससे गवर्नर भी राजकुमार अग्रवाल। तो ऐसा लगता है ये राजकुमार जो है ये बहुत आपके यहाँ पे जो है राजा करते हैं, कुछ ऐसा लगता है जिससे राजकुमार अग्रवाल बहुत फेमस नाम है। सभी डिस्ट्रिक्ट के चेयरपर्सन, कोऑर्डिनेटर्स, फेलो लाइन्स, पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन जयप्रकाश जी अग्रवाल को कि आपने एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आज यहाँ पे आयोजन किया है वर्चुअल के माध्यम से, जो कि एक मौका देता है हम सबको कुछ न कुछ सीखने का। जहां मैं आपको कुछ बात बताऊंगा वहीं मैं भी आपसे कुछ सीखूंगा। जैसा कि अभी अरविंद जी ने कहा था कि लर्निंग प्रोसेस नेवर स्टॉप्स।
हम एक दूसरे से हमेशा सीखते रहते हैं। अभी मैं आपके फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को सुन रहा था, सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब को सुन रहा था, और उनसे भी कुछ सीखने को हमें मिलता है। मैं विशेष तौर पर बधाई देना चाहूंगा सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स और चेयरपर्सन को कि आपको जो इस वर्ष जिम्मेदारियां दी गई हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के द्वारा, उसके लिए आपका चुनाव होना के लिए आपको बधाई देना चाहूंगा। विशेष तौर पर मैं लाइन भरत हरि जी को जीएसटी के लिए, लाइन शैलेश अग्रवाल जी को जीएमटी के लिए, और लाइन शहबाना अनाज जी को जीएटी के लिए, एलसीआईएफ के लिए लाइन मोहित जैन को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज के प्रोग्राम का टाइटल है एक्सीलेंस। एक्सीलेंस का क्या मतलब है? एक्सीलेंस का मतलब है उत्कृष्ट। जो कहीं भी जाकर के एक्सीलेंस को पहुंच जाता है उसको उत्कृष्ट कहते हैं। उत्तम से उत्कृष्ट होता है। और ऑल द डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो है अभी इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, उन सबको इस एक्सीलेंस के ऊपर अपने आप को पहुंचाना है। अपने आप को उत्तम तो है आप, लेकिन उत्तम से अब आपको अपने आप को उत्कृष्ट करना है। इसीलिए इस प्रोग्राम में आपसे बातचीत करने के लिए आज मैं आया हूं और कहना चाहूंगा कि सर्विस विद परफेक्शन आपके डिस्ट्रिक्ट का नारा है, स्लोगन है। उत्कृष्टता के साथ सेवा आपके डिस्ट्रिक्ट का बहुत ही उत्तम, जैसे कहना चाहिए बहुत ही सुंदर आपके डिस्ट्रिक्ट का स्लोगन है। और आपके डिस्ट्रिक्ट के जो प्रोग्राम्स हैं, जिन्हें प्रकाश के रूप में जो है मैं देखता हूँ कि जिसमें जो है पी से प्रिवेंशन अगेंस्ट डायबिटीज, आर का मतलब रिजुबिलिएशन ऑफ एनवायरनमेंट, ए का मतलब एक्शन फॉर यूथ, ए का मतलब नॉलेज फॉर ऑल, ए का अवेयरनेस अगेंस्ट चाइल्ड कैंसर, एस का मतलब साइट फर्स्ट, एच हंगर, एजुकेशन, हेल्थ एंड हार्मोनी। ये है आपके प्रोग्राम जिनके लिए आपको विभिन्न विभिन्न पदों के ऊपर लिया गया है और आपको जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस सबको करने के लिए और उत्कृष्ट बनने के लिए मैं सोचता हूं, जो मेरी नॉलेज है उसमें, कि यू नीड टू बी ए रिमार्केबल लीडर। तो उस रिमार्केबल लीडर को कैसे बनना है, इसके बारे में मैं आपसे आज चर्चा करना चाहूंगा। तो मेरी जो पहली स्लाइड है आपको वो यही स्लाइड है। स्लाइड के माध्यम से मुझे माफ करिएगा, स्लाइड मेरी इंग्लिश में है क्योंकि हिंदी में स्लाइड्स को मैं नहीं कर पाता हूं, इसलिए मैंने, लेकिन बोलूंगा हिंदी में। आप स्लाइड तो इंग्लिश में पढ़ लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पहली स्लाइड मेरी यही है कि व्हाट मेक्स ए रिमार्केबल लाइन लीडर। लेकिन रिमार्केबल लाइन लीडर की दो सबसे बड़ी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो ये है कि ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल, ही शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही शुड बी अकाउंटेबल। तो उसकी जो है अकाउंटेबिलिटी भी होनी आवश्यक है। और इसी को प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं मेरी डिफरेंट स्लाइड्स के माध्यम से आपसे बातचीत करना चाहूंगा। आपको किसी को भी कोई प्रश्न पूछना हो किसी भी स्लाइड के बारे में, तो आप मुझे अंत में अपने नोट्स पे लिख के पूछ सकते हैं। प्रोग्राम में मुझे बताया गया कि समय दिया गया बाद में प्रश्नों के लिए, तो कृपया करके अवश्य मुझसे पूछें। मेरे से जो बन पाएगा जवाब मैं जरूर दूंगा आपको। अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखा रहा हूँ ए लाइन लीडर। According to social scientists who have studied this question for years, there appears to be no single answer which is found in all leaders. But we do know that many line leaders possess. Social scientists ने बहुत स्टडी की कि लाइन लीडर में क्या गुण होने चाहिए या क्या ऐसी चीजें हैं या कौन सी ऐसी जो है बात होनी चाहिए, उसका कोई सिंगल आंसर नहीं है। लेकिन लाइन लीडर में सबसे पहले जो है वो आवश्यकता है जो होती है लाइन लीडर में, वो है एनर्जी। आपके अंदर जितना कार्य करने का, जैसे साहस कहना चाहिए, आपके अंदर एनर्जी होती है, उस एनर्जी के साथ आप कार्य करते हैं। दूसरा हमारे लाइन लीडर की पहचान होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस से और फेथ इन देयर मिशन। हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है लायंस क्लब की सेवा के द्वारा सेवा। हमारा मिशन है लायंस क्लब के द्वारा भ्रातृत्व भावना। इस सब मिशन को लेते हुए सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में लायंस कार्य करते हैं। इंटेलिजेंस, यस, बिना इंटेलिजेंट हुए हुए लाइन लीडर कार्य नहीं करता है। लाइन लीडर इज ऑलवेज एन इंटेलिजेंट लीडर। परसिस्टेंस, हर चीज को जो करता है
उस चीज को परसिस्ट करते हुए आगे ले जाते हुए जो है वो अपना कार्य करता है। इसके साथ ही जो है एक लाइन लीडर अपनी बात को बहुत स्पष्ट रूप से जो है दूसरे के सामने रखता है, जिसे हम कहते हैं एबिलिटी टू एक्सप्रेस। तो इन 5 शक्तियों के द्वारा लाइन लीडर जो है वो एक अच्छा लीडर बनता है, या एक लाइन लीडर में ये 5 गुण होते ही होते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। लाइन लीडर्स जो हैं वो क्या दिखाते हैं? लाइन लीडर्स जो हैं वो ट्रस्टवर्दी हैं, वो फेयर हैं, वो अपने इंडिविजुअल नीड्स के जो है उनको जो है लोगों के चीज को ध्यान में रखते हुए उनकी क्या जरूरतें हैं उनको पूरा करते हैं। दे पास ऑन टू अदर पर्सन व्हाट दे लर्न। आज हम यहाँ जो भी सीख रहे हैं इस प्रोग्राम में वो हम दूसरे को पास ऑन करते हैं। आज अगर मैं आपसे यहाँ बैठकर ये बात कर रहा हूँ तो मुझे भी ये किसी लाइन लीडर के द्वारा ही सिखाई हुई बात है जो आज आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो we pass on to the other person what we have learned, or we have a future vision of people and a protective attitude towards them. ये हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा भविष्य लोगों के लिए वो ऐसा होना चाहिए जो प्रोटेक्टिव एटीट्यूड हो उनके द्वारा, ना कि उनको डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड के साथ हम लोगों का भविष्य देखें। एक्सेप्ट फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइन लीडर को अपने फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जो भी कार्य करें उस कार्य में अगर कुछ भी अच्छा हुआ है तो उसका क्रेडिट तो दें आप अपनी टीम को, लेकिन अगर कहीं पे भी कोई गलती हुई है तो उसके फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लाइन लीडर की होती है। वो चाहे लाइन लीडर साइट फर्स्ट का हो, चाहे वो लाइन लीडर जीएलटी का हो, चाहे वो लाइन लीडर जीएमटी का हो, चाहे वो लाइन लीडर डायबिटीज प्रोग्राम का हो। टीम के माध्यम से जो कार्य करता है लाइन लीडर, वो लाइन लीडर जो है फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करता है। ये लाइन लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए और होती है। कुछ कंक्लूजन्स ऐसे हैं जिन्हें हम लोगों ने जो है लीडर्स को स्टडी करके बनाए हैं। हाइट, साइज या हेल्थ ये किसी व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व नहीं बनाती। ये तो एक जनरल अपीयरेंस होनी जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं कि आदमी की बहुत अच्छी हाइट हो, उसका बहुत अच्छा साइज हो, उसकी बहुत अच्छी सेहत हो, लेकिन हाँ एक जनरल अपीयरेंस एक लीडर की पर्सनैलिटी में अवश्य होनी चाहिए। उसको साफ सुथरा होना चाहिए और अपने आप को वो प्रेजेंटेबल कर सके, ऐसा एक लीडर होना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि though the leaders tend to be more intelligent than non-leaders, their leadership suffers if it is much more sophisticated than what the group is accustomed to. जिस ग्रुप के साथ आप जुड़े हैं, अगर आप उनके साथ घुल मिलकर अपनी इंटेलिजेंस के बराबर उनको लाते हुए कार्य करेंगे तो आप एक सफल जो उत्तम जिसे उत्कृष्ट के रूप में लीडर बन पाएंगे। इसलिए जो है ये ध्यान रखें कि चाहे आपकी इंटेलिजेंस ज्यादा है, लेकिन उसको ना दिखाते हुए बल्कि उसको पास ऑन करते हुए अपने टीम के साथ में कार्य करें तो वो आपके लिए एक अच्छा लीडर साबित करने के लिए आवश्यक होगा। आपके कॉन्फिडेंस का बहुत जरूरत है। आपके कॉन्फिडेंस को दिखाना भी होगा। आपकी टीम को ये बताना होगा कि बेटा चिंता नहीं करो, मैं हूं, जब तक मैं हूं आप कोई बात की चिंता नहीं करो। And that is what is most important. The team must understand that I have a leader who is very confident to achieve the target which is given to him or to the team. Determination. एक लाइन लीडर के अंदर पूरा का पूरा डिटर्मिनेशन होना चाहिए, काम करने का पूरा जिसे कहते हैं जुनून होना चाहिए, और उसका सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए उस कार्य के ऊपर, और साथ ही में मैच्योरिटी भी बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य को करें वो देखें कि उसमें पूरी तरह से हमारी मैच्योरिटी झलक कर आनी चाहिए, और उससे लोगों में ये इंप्रेशन होना चाहिए, समाज में एक इंप्रेशन होना चाहिए कि यहाँ पे कोई ऐसा कार्य होता है जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का बचपना नहीं है और मैच्योरिटी के साथ में कार्य होता है। ये एक लाइन लीडर को बहुत आवश्यक है कि वो अपने सारी टीम के साथ कार्य करता हुआ पर्सनैलिटी को अपनी एक उत्कृष्ट रूप में, एक जिसे कहते हैं कि एक्सीलेंस के रूप में जो है सबके समक्ष पेश करे। डिजायर टू डोमिनेट और गेन प्रेस्टीज इज नॉट रिक्वायर्ड। किसी को डोमिनेट करके या किसी के सामने अपनी जो है प्रेस्टीज बनाते हुए अगर कार्य करेगा तो वो लीडरशिप नहीं कहलाएगी। आपको सभी को साथ में लेके चलना है। डोमिनेट करेंगे तो लाइनिज्म में, सेवा भावी संस्थाओं में, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में ये डोमिनेशन नहीं चलती है दोस्तों। और इसी तरह से
अगर आप कोई अपने आप की गेन करेंगे प्रेस्टीज को, तो वो भी आपके इस सेवा भावी संस्था में नहीं चलेगी। ऐसा मेरा सोच है कि सबके साथ मिलजुल के कार्य कीजिए, उनको डोमिनेट मत कीजिए, और जहाँ पे आवश्यक है उनको अपने ज्ञान को दीजिए, उनको जोड़िए, बताइए, सिखाइए, तो कहीं जाकर आप एक जो है जिसे रिमार्केबल लीडर कहता हूं मैं, वो बनेंगे। दो लीडर्स हैव टू मेक सेंस व्हेन दे टॉक and be able to advance the cause of the group. They need not to be quick and clever talkers. दोस्तों, सिर्फ बातचीत करके अपनी बात को न रखें, अपने को करनी और कथनी के अंतर को खत्म करना होगा। हमें ये देखना होगा कि जो हम कहें वही हम करें, और अपने ग्रुप में जो है इस बात को दर्शाएं कि हम अपने ग्रुप के कॉज को और आगे कैसे बढ़ाते हैं, ना कि केवल बातों बातों से ही हम आगे बात करते रहें और हमारी करनी और कथनी के अंतर से हम कभी भी आगे बढ़ने के लिए एक एक्सीलेंस की तरफ ना जा पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखें, the leader accomplishes the mission given to him or her while keeping together his or her team of fellow persons. He is able to do this because he can. एक लीडर जो होता है वो अपनी बात को पूरा कर सकता है, अपने मिशन को पूरा कर सकता है, अपनी टीम के साथ में कार्य कर सकता है, क्योंकि वो ये देखता है क्या, unleash the motivation already inside each person by properly matching the right person for the right job. आपको ये देखना है कि आपकी टीम में जो है किस तरह से आप उनको साहस बढ़ाते हुए उनका और मोटिवेशन करते हुए उनको हर आदमी को जो है ऐसा कार्य दें जो उसके लिए प्रॉपर हो। आज अगर आप किसी व्यक्ति को ऐसा काम दे दें जो वाकई किसी डॉक्टर का काम है, तो वो आप व्यक्ति ना कर पाएगा, लेकिन किसी डॉक्टर को अकाउंटिंग का काम दे देंगे तो वो डॉक्टर नहीं कर पाएगा। तो देखना होगा कि आप जिस व्यक्ति को जो काम दें वो व्यक्ति के लिए प्रॉपर राइट जॉब होनी चाहिए, और उसको मोटिवेट करते हुए आप उससे काम लें। गिव एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, अपनी बात को प्रेजेंटेशन के रूप में जब रखें कि कहीं भी कोई बात करें तो उसका इफेक्टिव होना चाहिए, उसका कोई दिखना चाहिए कि हाँ यहाँ पे एक लाइन लीडर आया है जो अपनी बात को प्रेजेंट कर रहा है, अपनी बात को कह रहा है, वो उसमें इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना एक लीडर के लिए आवश्यक होता है। यूज द राइट लीडरशिप स्टाइल फॉर द सिचुएशन एट हैंड। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि मेरे खुद का ये एक्सपीरियंस है कि जब हम आई कैंप्स करते हैं तो आई कैंप्स में हमारे जो है सबब एरिया से, गांव के एरिया से जो है बहुत लोग आते हैं। राजस्थान में तो हमने कई आई कैंप लगाए हैं, और उन आई कैंपों में हमने हमेशा देखा है कि जब गांव के लोग आते हैं तो उनके ऊपर वहां उस समय कोई बॉसिंग करने की या उनको दिखाने की अपनी सुपीरियरिटी नहीं होती। उनको भाई जी कह के, साथ में जोड़ के, क्या कहता हूँ कह के, काका कह के हम अपने साथ में जोड़ेंगे और उनको अपने साथ में लेके चलेंगे, तो ही वो आपके उस कैंप में मानेंगे कि उनका स्वागत हुआ है और वो काम करने के लिए, यहाँ काम करवाने के लिए इच्छुक होंगे। मोटिवेट ए ग्रुप ऑफ पर्सन सो इट वर्क्स इफेक्टिवली एंड हार्मोनियसली। व्यक्ति को आप मोटिवेट करें ताकि वो ऐसा काम करे जो इफेक्टिव हो और हार्मोनियसली हो, सबके साथ मिलकर कार्य हो, उसको हार्मोनियस कहते हैं। सबका एक जैसा कार्य हो, इसको हम लोग हार्मोनियसली कहते हैं। सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू ग्रुप डिस्कशन। सिर्फ आप अपना फैसला ना सुना, सबसे पहले आप डिस्कस करें अपने ग्रुप के साथ, अपनी टीम के साथ कि आप क्या फैसला लेना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। और अगर ग्रुप का एक मिलकर के एक जिसे कहते हैं डिस्कशन करने के पश्चात जो फैसला आएगा वो एक उत्तम फैसला होगा, एक अच्छा फैसला होगा और उसको सभी को मान्य होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इसलिए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, लेकिन सबको अपने कॉन्फिडेंस में लेके सबसे ग्रुप में डिस्कशन करके फिर उस प्रॉब्लम के ऊपर कार्य कीजिए, उसका अपना डिस्कशन करके उसको सॉल्व करिए। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। एक लाइन लीडर को कई बार ऐसा हो जाता है कि वहां पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। कभी कभी मैंने देखा है कि क्लबों में जो है दो व्यक्तियों का आपस में किसी बात के ऊपर बहस हो जाती है, तो उसके लिए जो है कोई तरीके से उसको रिजॉल्व करना चाहिए, भाईचारे से उसको रिजॉल्व करना चाहिए, डिस्कशन से उसको रिजॉल्व करना चाहिए। ये भी ड्यूटी एक लीडर की होती है
कि वो किस तरह से जो है जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है दो से ज्यादा व्यक्तियों में और दो में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको एक बहुत समझदारी के साथ में वो रिजॉल्व कर सके। दैट शुड बी दी ड्यूटी ऑफ ए गुड लीडर। ये लीडर जो है वो लीड करता है प्रोडक्टिव ग्रुप डिस्कशन। हमेशा मैंने तो IIM अहमदाबाद से पढ़ाई की है। IIM अहमदाबाद में तो हमारी पूरी एजुकेशन ही ग्रुप डिस्कशन के ऊपर है। IIM अहमदाबाद में देयर इज नो लेक्चर, इट इज ओनली एंड ओनली बाय ग्रुप डिस्कशन दैट वी आर टॉट द मैनेजमेंट स्टाइल्स। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ग्रुप डिस्कशंस के माध्यम से सेवा के कार्यों में मैंने इंटरनेशनल में भी देखा है कि बहुत से ग्रुप्स बनते हैं, बहुत सी कमेटीज बनती हैं, जैसे कि हमारी मेंबरशिप की कमेटी है, जैसे कि हमारी LCAF की कमेटी है, ऐसे कई कमेटियों के नाम मैं ले सकता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय लॉज की कमेटी है, ये ग्रुप्स हैं, बेसिकली कमेटी है वो ग्रुप है। और उन ग्रुप्स में जो है वो हमको जो है ग्रुप डिस्कशन जो है वो करके ही फैसले लेते हैं। ऐसा लाइनिज्म का एक सिस्टम है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का भी यही सिस्टम देखा गया है। दूसरा जो है कंडक्ट मीटिंग्स फॉर लार्ज ग्रुप्स ऑफ पर्सन। मीटिंग्स करिए, सभी को इन्वॉल्व करिए, बड़े ग्रुप्स में इन्वॉल्व करिए, सबको ज्वाइन कराइए ताकि आपकी लीडरशिप निखर के आएगी और लोग देखेंगे कि यस देयर इज अ लीडर हु कैन लीड अस, who can guide us and who can be a perfect leader, who can be definitely जिसे कहते हैं कि एक excellent leader जो होगा, remarkable leader होगा, उसके लिए जो है ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, मीटिंग्स के माध्यम से आप आगे बढ़िए। build his persons into a team but has both efficiency and fellowship। आप अपने साथ में अपनी टीम को जो है साथ में डेवलप करिए और उसको एफिशिएंसी के साथ में और फेलोशिप के साथ। फेलोशिप बहुत आवश्यक है। लायंस क्लब में हम देखते हैं कि फेलोशिप के माध्यम से बहुत से कार्य हो जाते हैं। मेरा तो यहाँ तक कहना है कि फेलोशिप के माध्यम से ही हम सर्विस करते हैं, क्योंकि मेरा तो खुद का लायंस क्लब का जुड़ाव जो हुआ 1976 में वो इसलिए हुआ कि एक कैंप में, आई कैंप में जो फेलोशिप देखी मैंने और फेलोशिप से जो कार्य हो रहा था, तो आई सर्जरीज का कार्य हो रहा था, कैटरेक्ट के ऑपरेशंस हो रहे थे, उसको देखकर ही मैं अभिभूत हुआ और मैंने लाइनिज्म को ज्वाइन किया। तो इसलिए ये देखना होगा कि हमारी एफिशिएंसी और फेलोशिप के माध्यम से हम अपनी टीम को बिल्टअप करें। गोल्स को बनाइए, एस्टेब्लिश प्रायोरिटीज। गोल्स में आपके 10 गोल हो सकते हैं, लेकिन उसमें प्रायोरिटी बनाइए ABCD कि आप सबसे पहले किस गोल को प्राप्त करना चाहते हैं, फिर उसके बाद क्या करना चाहते हैं, और एक फॉर्मल उसका प्लान बनाइए और उसको वाइजली टाइम के साथ आप सभी लोग म्यूट हो जाइए प्लीज। म्यूट कर दीजिए, जो लाइन मेंबर म्यूट नहीं है कृपया करके म्यूट हो जाइए। म्यूट कर दीजिए। लीड एंड मैनेज सर्विस प्रोजेक्ट एंड फंड रेजिंग इवेंट्स। आपको सर्विस के जो प्रोजेक्ट्स हैं, आपके अभी मैंने बताया कि आपके 7 डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम्स हैं, उन 7 डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स में अगर आप देखें तो आपके बेसिकली वो सभी सर्विस के प्रोजेक्ट्स हैं और इन सब सर्विस प्रोजेक्ट्स के लिए आपको मैनेज करना होगा फंड रेजिंग का भी, और उसके लिए लीडरशिप की आवश्यकता है। और उस लीडरशिप को जैसे मैंने पहले बताया है कि टीम के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं और एक्सेलेंस की तरफ जा सकते हैं, रिमार्केबल लीडर बन सकते हैं और अपने सर्विस प्रोजेक्ट्स के लिए फंड रेज भी कर सकते हैं। According to various dictionaries, definition to be accountable is to be answerable। डिक्शनरी कहती है कि अकाउंटेबिलिटी जो है उसके लिए डिक्शनरी का मीनिंग जो अकाउंटेबल का वो क्या है, वो है लायबल मतलब जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी। इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जैसी लायंस क्लब के ऑर्गेनाइजेशन, लीडर्स नीड टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस एंड देयर डिसीजंस। हमारे जैसी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में जो रिमार्केबल लीडर्स हैं, दे आर ऑलवेज हेल्ड अकाउंटेबल उनके द्वारा किए गए एक्शन और उनके द्वारा दिए गए डिसीजंस के ऊपर उनको जिम्मेदारी लेनी होगी, तब वो अकाउंटेबिलिटी के लिए जिसे कहना चाहेंगे काबिल होंगे या वो अकाउंटेबल होंगे। तो ये एक अकाउंटेबिलिटी की बहुत महत्व है। जब तक आप अकाउंटेबल नहीं है, जब तक आपको इस बात का एहसास नहीं है कि मेरे द्वारा किए गए कार्य, मेरे द्वारा किए गए डिसीजंस
कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो मेरी है, तब तक जो है आप उस कार्य में उत्कृष्टता जो न बढ़ पाएंगे, तब तक आप जो है एक रिमार्केबल लीडर ना बन पाएंगे। आइडियोलॉजी, इसके पीछे हमारी जो है आइडियोलॉजी क्या है? If you want to lead people to highly productive and successful outcomes, you must feel accountable and responsible for your role. ये आपको देखना होगा कि अगर आप वाकई एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं और लोगों को लीड करना चाहते हैं और हाईली सक्सेसफुल आउटकम्स चाहते हैं कि आपके परिणाम सब बहुत अच्छे हों, then you must feel accountable and responsible for your role. Be invested in your team success. आपको जो भी है कहना, जो भी आपको जो है प्राप्ति है, उसके लिए उसका जो श्रेय देना है वो टीम के सक्सेस को देना है। And be engaged in making decisions that support that success. उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो है आप हेल्प कीजिए, जिससे आपको जो है सक्सेस मिलती है, लेकिन टीम के सक्सेस को प्राथमिकता दीजिए, तो आप जो है एक उत्तम लीडर बन पाएंगे, उत्कृष्टता की तरफ बढ़ पाएंगे, रिमार्केबल लीडर बन पाएंगे। To do this, you must hold yourself accountable and responsible. If you want others to be accountable, you must first be accountable yourself. लाइन दोस्तों, हम दूसरे किसी के ऊपर कहें कि वो अकाउंटेबल नहीं है या वो जिसे कहें कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उसके लिए फर्स्ट हमको खुद को अकाउंटेबल बनना होगा, हमको खुद पहले रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, तो ही नीचे लाइन में जो है, मैं हमेशा कहता हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रायंगल के माध्यम से होती है। एक ट्रायंगल जो होती है जिसमें आप देखते हैं कि दो लेग्स होती है और नीचे बॉटम में बेस होता है, लेकिन ट्रायंगल ऊपर जाके दोनों एंगल्स को मिलाते हुए एक पॉइंट पे जुड़ जाती है। दैट पॉइंट इज द लीडर, दैट पॉइंट इन द ट्रायंगल इज द लीडर। दैट ट्रायंगल जिसे हम बनाते हैं उसके पॉइंट के ऊपर जो लीडर है, दैट लीडर हैज टू बी अकाउंटेबल and that leader has to be responsible. Then only we can say that yes, the remarkable leader is there, he can deliver the result with very very good success. अब अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल होने के लिए आपको क्या जरूरी चीजें हैं वो देखने की जरूरत है। और what we are talking about, here are some of the things you can choose to be personally accountable for. सबसे पहले आपका विश्वास, योर बिलीव्स एंड पर्सपेक्टिव्स, आपके खुद का जो है विश्वास जो है, पर्सपेक्टिव जो है आपका, उसके ऊपर आपका जो है के लिए आप अकाउंटेबल हो सकते हैं और उसके लिए आप जो है रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। आपका एटीट्यूड, अभी जो है हमारे वीडी जी सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने अपने बातचीत में कहा कि कार्य कीजिए विद पॉजिटिव एटीट्यूड से नहीं, और अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कार्य करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका कार्य उत्तम होगा, उत्कृष्टता की ओर जाएगा और रिमार्केबल लीडर बन पाओगे। आपकी चॉइस कैसी है उसके लिए आप अकाउंटेबल होगे, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे। अगर आपने मान लीजिए एक आई कैंप लगाया और उसकी आपने जो वहाँ की लोकेशन की चॉइस की वो आपने गलत कर ली, तो उसके लिए अकाउंटेबल और कोई नहीं होगा, वो आप ही होंगे। इसलिए आपको अपनी चॉइस के ऊपर ध्यान देना होगा कि कोई भी चीज के ऊपर आप कार्य करो तो उसकी जो चॉइस है आपकी वो बिल्कुल आपके प्रोजेक्ट से मैच करती हुई होनी चाहिए। और देखना होगा, आज रीजनल कॉन्फ्रेंस करनी है तो रीजन चेयरमैन साहब जो हैं अगर इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे कि किस तरह से वो जो है रीजन के लोग जो आएंगे उनको सुविधा रहेगी कि नहीं रहेगी आने जाने की, उनके वहां पे बैठने की, इत्यादि इत्यादि, तो ये सब जो आपकी चॉइस है, आपके जो चॉइस के डिसीजंस हैं, इसके लिए अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल आप ही बनते हैं। आपका बिहेवियर बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर आपका बिहेवियर जो है वो नेगेटिव होगा तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे, आप ही उसके लिए अकाउंटेबल होंगे। तो दोस्तों इस बात पे ध्यान रखिए कि आप अपने बिहेवियर को बहुत सरल और बहुत ही उत्तम विचारों के साथ लोगों के साथ में पेश करें, तो आप देखेंगे कि आप अकाउंटेबल होंगे और आप रिस्पॉन्सिबल कहलाओगे और आप एक रिमार्केबल लीडर बन पाओगे। द कमिटमेंट्स एंड प्रॉमिसेस यू मेक, अगर आप कोई भी प्रॉमिस करते हैं, कमिटमेंट करते हैं और उनको पूरा करते हैं तो ही आप अच्छे उत्कृष्ट माने जाओगे। लेकिन अगर आपके कमिटमेंट्स और प्रॉमिसेस जो हैं वो पूरा नहीं होती हैं तो निश्चित रूप से लोग कहेंगे कि यहाँ पे एक ऐसा लीडर है जो सिर्फ बातें करता है और अपनी
लिए गए प्रॉमिसेस को और कमिटमेंट को पूरा नहीं करता है। इसलिए ये ध्यान रहे कि आप कोई भी चीज का कमिटमेंट करें या कोई भी चीज का प्रॉमिस करें तो देख लें कि क्या आप उसे पूरा कर सकते हैं या नहीं। द थिंग्स विच यू आर रिस्पॉन्सिबल, जैसे आपने जो है किसी, जैसे मैं जीएमटी की ही बातचीत कर लूं, आज अगर जीएमटी की बात अगर करते हैं तो मेंबरशिप के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं और उस मेंबरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिजल्ट जो है आपके, उसके ऊपर निश्चय करेगी आपकी अकाउंटेबिलिटी, उसके ऊपर आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चय करेगी कि आपकी नेट ग्रोथ जो है साल के पश्चात क्या होती है। दैट विल मेक यू ए रिमार्केबल लीडर। योर वर्क, द टास्क ऑन योर लिस्ट, आपका कार्य, कहते हैं कार्य ही एक ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति की पहचान बनती है। आपको अपने कार्य के माध्यम से अपनी पहचान बनानी होगी और बतानी होगी कि लोग जो हैं कहें कि यहाँ पे एक ऐसा रिमार्केबल लीडर है जो कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और अकाउंटेबल है। तो लाइन दोस्तों, ये जो बातें हैं ये सब मेरे अनुभव के अनुसार मैंने कुछ लिखी हैं और सोची हैं, जिसको मैंने आपके समक्ष रख रहा हूं मैं, और मैं चाहूंगा कि आप इसको जो है अमल करें। और जहां तक इन सब स्लाइड्स का प्रश्न है, इन सभी स्लाइड्स को मैं एक ईमेल के माध्यम से जीएलटी कोऑर्डिनेटर जो है पवन जी शर्मा को भेज दी है ऑलरेडी। आप चाहें तो उनसे इसकी कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं। नाउ अकाउंटेबिलिटी इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएटिंग कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये कल्चर को कैसे हम पैदा कर सकते हैं, ये मैं पर्टिकुलरली चाहूंगा कि हमारे जो लीडर्स हैं यहाँ पे वो इस पे ध्यान दें। Many of the organizations lack culture of the accountability. Major reason is lack of understanding and casual approach. एक तो ये जो है कि कैजुअली कोई भी बात कर लेते हैं, कोई भी कैजुअल अप्रोच से काम करते हैं ना, तो उससे जो है फिर हम लोग, मैं कहना चाहूंगा निश्चित रूप से उस लक्ष्य की प्राप्ति में कमजोरी कर देंगे। इसलिए आपके कल्चर में ये ध्यान रखना होगा आपको कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, आपकी अप्रोच जो है वो निश्चित होनी चाहिए, ना कि कैजुअल होनी चाहिए। टू क्रिएट कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टीम। ये मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ट्रायंगल के माध्यम से जब तक टॉप ऑफ द टीम जो है, जो टॉप पे होती है, उसी के ऊपर जो है वो सारी बातचीत होती है। एक बार एक कहा जाता है कि टॉप के ऊपर जो है पिरामिड में, आपने सुना होगा इजिप्ट में पिरामिड्स हैं, तो ऊपर का जो सबसे ऊपर का जो पिरामिड के ऊपर पत्थर होता है, उस पत्थर की ये ध्यान रखना होता है उसको कि अगर मैं फिसल गया तो नीचे तक जो है ताश के पत्तों की तरह सब पत्थर फिसलते चले जाए। इसलिए सबसे पहले आपको ऊपर टॉप पे जो आप बैठे हैं, लीडर के रूप में जो बैठे हैं, हर आदमी किसी न किसी ट्रायंगल में काम करता है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डिस्ट्रिक्ट की पूरी ट्रायंगल में काम करता है, रीजन चेयरमैन रीजन के ट्रायंगल में काम करता है, जोन चेयरमैन जोन के ट्रायंगल में काम करता है, आपके साइड फर्स्ट के चेयरमैन जो है साइड फर्स्ट की जो टीम है उसके ट्रायंगल में काम करते हैं। तो इसी तरह हर आदमी की एक अपनी ट्रायंगल है और उसके टॉप के ऊपर जो कार्य करते हैं आप, उसके लिए जो है जरूरत है कि आप कोई कैजुअल अप्रोच ना रखें और पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है काम करें, तब आपकी अकाउंटेबिलिटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में बनती है। टू क्रिएट कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जैसे मैंने कहा टॉप से स्टार्ट होती है। One can hold people accountable if he or she himself herself is accountable. आप दूसरे को कैसे कह सकते हैं कि तुमने ये बेटा ये काम नहीं किया ठीक से, जब तक आप खुद अकाउंटेबल नहीं हो। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने आप पे देख लीजिए कि आपने अपनी ड्यूटी क्या पूरी की है या नहीं की है। You can create change and bring accountability regardless of the title of the business by starting taking the responsibility. आप अकाउंटेबिलिटी को डेफिनेटली अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेफिनेटली ला सकते हैं, प्रोवाइडेड उस चेंज को करने के लिए आप खुद सबसे पहले अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल बन जाएं। इफ यू वांट more accountability, stand around you, recognize what is in your control and get started. That is what a line leader needs to understand कि उसके खुद की accountability और responsibility कितनी है, उसी से वो जो है अपने कल्चर को, अपने बात और टीम को आगे बढ़ाता हुआ एक उत्कृष्ट और एक जिसे कहने के रिस्पेक्टेबल लीडर बन सकता है। ये कहना चाहूंगा कि जो की मैसेज है
It all starts with you as remarkable. You must be personally responsible. You must model your abilities and behaviors for others. You won't be successful building a highly productive, committed, and engaging team unless you believe in the power and potential of others and then support its development through your actions. ये निष्कर्ष है पूरे प्रोग्राम का, जिसमें आपके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है कि आप अपने आप को कितना क्लियर करते हैं, आप अपने आप को कितना रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, आप अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे दर्शाते हैं, आपकी जो है एबिलिटी जो है वो किस तरह से टीम में जो आप ला करके टीम के कार्य को आगे लेके जाते हैं, उसी से आप एक रिमार्केबल लीडर बनते हैं। तो लाइन दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी बातें मैंने आपके समक्ष रखी हैं। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि लास्ट में जो है एक बात कहना चाहता हूं मैं कि ये तो बहुत से लोग कहते हैं कि ए गुड लीडर मेक्स पीपल बिलीव इन हिम, ए गुड लीडर मेक्स पीपल बिलीव इन हिम। एक अच्छा लीडर जो होता है वो लोगों में चाहता है कि उसकी इज्जत हो। ए ग्रेट लीडर मेक्स पीपल बिलीव इन देमसेल्फ। जो बिल्कुल उत्कृष्ट लीडर है, ग्रेट लीडर है, वो चाहता है कि लोगों में खुद का विश्वास रखें, उसी को हम लोग एक अच्छा लीडर मानते हैं। तो लाइन दोस्तों, ये सब बातें मैंने कही हैं और इसके बाद में कुछ लाइनें मैं आपसे पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो कि पूनम जी ने मेरी कहना चाहूंगा पार्टनर इन सर्विस, मेरा सर्विस पार्ट का जो है उन्होंने बहुत साल पहले लिखी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज ये बहुत उचित समय है कि उन लाइनों को मैं आपके लिए पढ़ूं। तो ये है लाइनें कि दिल एक पिंजरा है, कि दिल एक पिंजरा है, ख्वाब परिंदे, पिंजरे में सारे परिंदे सहमे सहमे से रहते हैं। हमारे दिलों में जो कि एक पिंजरा है, उसमें हमारे कई ख्वाब हमने बंद कर रखे हैं, सहमे सहमे से रहते हैं। जितने इंसान उतने दिल हैं, जितने दिल हैं उतने पिंजरे, जितने पिंजरों में है इतने सारे परिंदे, कौन गिने। लाखों करोड़ों इंसानों में कोई एक इंसान होता है दिल का पिंजरा खोल के अपने ख्वाबों से जो ये कहता है, क्यों इस पिंजरे में बैठे हो, क्यों सहमे सहमे रहते हो, देखो जरा आकाश तुम्हारा रास्ता कब से तकता है, ये पंख पसारो और उड़ो, जितने सागर जितने पर्वत हैं पार करो, शहरों शहरों मुल्कों मुल्कों जाना है तुम्हें। लाखों करोड़ों इंसानों में कोई एक इंसान होता है दिल का पिंजरा खोलकर अपने ख्वाबों से जो ये कहता है, क्यों इस पिंजरे में बैठे हो, क्यों सहमे सहमे रहते हो, देखो जरा उड़ो, और उड़ करके इतने ऊपर उड़ जाओ कि हो जाओ सबसे ऊंचे, उड़ते उड़ते जाते जाते सबसे ऊंचे हो जाओ, ऐसे लीडर बन जाओ। तो दोस्तों, यही मैं आपसे आज कहना चाहता हूं कि अपने दिल के पिंजरे को खोलिए और आपके ख्वाबों को जो है कहिए कि उड़ें, और उन ख्वाबों के माध्यम से जो है आप अपने जो इस वर्ष के आपको कार्य दिए गए हैं उनको उत्कृष्टता की ओर ले जाएं, उनको जो है बेस्ट टू बेस्ट की ओर ले जाएं, एक अच्छे जिसे कहना चाहिए रिमार्केबल लीडर बनते हुए, अकाउंटेबिलिटी लेते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हुए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। अब इसके पश्चात मास्टर ऑफ सेरेमनी पवन जी शर्मा, आप चाहेंगे कोई अगर मेरे से कोई प्रश्न पूछना चाहें तो यस, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। पवन जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपके इतने सारगर्भित उद्बोधन से हम लोगों में, हम सभी लाइन सदस्यों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। सभी लाइन मित्रों ने अवश्य ही संकल्प लिया होगा कि वे आपके द्वारा बताए गए मार्ग को आत्मसात करते हुए अपनी एक विशिष्ट पहचान अवश्य बनाएंगे। प्रश्न और जिज्ञासा हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी चैट बॉक्स पे लिखा कि कृपया आप अपनी प्रश्न या जिज्ञासाओं को चैट बॉक्स में लिख दें, या आपके समक्ष कोई जिज्ञासा है तो कृपया हैंड्स अप करके आप शामिल हों। आदरणीय लायन विनोद लाडिया जी आपकी जिज्ञासाओं को पूर्णतया शांत करेंगे।
आपसे निवेदन है, कृपया जिन्हें भी कोई प्रश्न पूछना हो, किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो, तो अपने हैंड्स अप करें। अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं प्रश्न। आदरणीय लायन लाड़िया जी, भैया सुलोजा आपका जी, आपका प्रोग्राम हमने हमारे डिस्ट्रिक्ट में इंटरसिटी होटल बिलासपुर में सुना था। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम था और आपके प्रोग्राम के एंड में आपने एक फिल्म की 2-3 लाइनें जरूर सुनाई थी जो आज भी हमें सुनने की इच्छा है। आप 2 मिनट का जरा मुझे समय दीजिए। क्या था कि आज मेरे को लगा कि प्रोग्राम ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने वो जो कविता वो आपके सामने नहीं रखी, ये मालिक तेरे बंदे हम। अगर आपको याद हो तो बिलासपुर में हमने जो है जी 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 लाड़िया जी, 2 मिनट का समय दीजिए, मैं भी आपको उस प्रोग्राम के ऊपर लेके चलता हूँ। आप 2 मिनट का समय दीजिए। हाँ? आप सभी मित्रों से निवेदन, आप चैट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख सकते हैं। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नीति पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। जब जुल्मों का हो सामना, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम आदरणीय जरूर आप लाड़िया मध्य। जी, एक प्रश्न आया है हमारे समक्ष। हाँ बताइए। रश्मिजीत पुरे जी ने पूछा है या कि इस कोविड के समय में हम किस प्रकार के परमानेंट प्रोजेक्ट पर अपना ध्यान लगाएं और किस प्रकार के क्षेत्रों में हम काम करें। आपसे निवेदन है, कृपया इस में प्रश्न मेरा को। जो अभी पिछले 4 महीनों से, जैसे तो कोविड को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन जो पिछले 4 महीनों में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है, जो अभी दिख रहा है कि हॉस्पिटल्स में बहुत आवश्यकता है, वो है ब्लड बैंक्स के अंदर जो है बहुत प्लाज्मा की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ राजस्थान में हम लोगों ने लायंस क्लब की प्लाज्मा की स्थापना की है। कोटा लायंस क्लब में जो है हमारी प्लाज्मा का कार्य हो रहा है और उस प्लाज्मा के माध्यम से बहुत सी जानें बचाई जा रही हैं। तो ये आने वाले समय में भी, क्योंकि मैं आपसे एक और बताना चाहता हूँ, कोविड इज नॉट समथिंग टेम्परेरी। COVID is not something temporary. Let me tell you, this is a disease which shall exist. Of course, there will be some medicine, there will be some vaccine जो बनेगी और जो इसका रोकेगी, लेकिन कोविड एक इन्फ्लुएंजा ही है, एक तरह का इन्फ्लुएंजा है। तो इसके लिए परमानेंट प्रोजेक्ट्स में आप अपने यहाँ पे ब्लड बैंक्स को, और उस ब्लड बैंक में साथ ही में जो है ये सुविधा रखें कि प्लाज्मा को कैसे लिया जा सकता है। तो प्लाज्मा एक आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होगा। थैंक यू सर।
एक दूसरा प्रश्न लायन पिंकेश पटोरिया जी पूछना चाहते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं लायन पिंकेश पटोरिया जी को, हाँ जी पिंकेश क्या जी, वे आए और अपना प्रश्न रखें। जरूर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं पिंकेश जी? सब बढ़िया हूँ सर। या सर मेरा निवेदन ये है कि आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इंडस्ट्रीज जो भी होती हैं वो CSR फंड देती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि किसी भी इंडस्ट्री से हम CSR फंड कैसे ले सकते हैं और उसके लिए क्या क्या अप्रोचेस होंगी, तो उसके बारे में मार्गदर्शन दीजिएगा। देखिए, CSR जो फंड है, इसमें सबसे पहले मैं आपको ये क्लैरिटी दे दूं जी कि CSR फंड्स को क्रिएट करने के भी कुछ रूल्स हैं कंपनीज लॉ में, और वो फंड जब क्रिएट किए जाते हैं तो उसके एक प्रोविजन डाले जाते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इसमें मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब भी CSR की बातचीत हम किसी इंडस्ट्री में जाके करते हैं तो सबसे पहले इंडस्ट्री के लोग ये कहते हैं कि साहब ये बताइए आप हमारे क्षेत्र में क्या कार्य करें। आज कोई भी आदमी पैसा देता है तो वो चाहता है कि उसके क्षेत्र में ख्याति हो, उसके प्रोडक्ट को बढ़ावा मिले, उसके जो है ऑर्गेनाइजेशन को, उसके कॉर्पोरेट इमेज को बढ़ावा मिले। ऐसा मैंने देखा है। जैसे हमारे यहाँ उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान जिंक, जिनका CSR का प्रोजेक्ट है। और जब उनके CSR प्रोजेक्ट की हम लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमारा जो एरिया है, आप उस एरिया के लिए प्रोग्राम की बात की। तो जब उनके एरिया की बातचीत हुई तो वो ट्राइबल एरियाज में जहाँ उनकी माइनिंग्स हैं और जहाँ उनके लोग कार्य करते हैं, वहां पे हम लोगों ने जो कहते हैं स्वच्छ वाटर, जिसे कहते हैं स्वच्छ पानी पीने की सुविधाओं का एक प्रोग्राम लेते हुए जो है वहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। RO वाटर के प्लांट्स लगाए हैं, उसको हमने एक स्पेशल कंटेनर में लगाते हुए एक स्वैपिंग के माध्यम से 2 रुपए में हम 20 लीटर पानी देते हैं। फ्री में नहीं देते हैं, क्योंकि कोई भी चीज है तो फ्री में देते हैं तो उसका मिस यूज होता है। 2 रुपए में देते हैं 20 लीटर पानी। लेकिन जैसे आपके यहाँ पे भी जो है सेम ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदुस्तान जिंक की है, इन्हीं का एक प्लांट आपके वहाँ पे भी है छत्तीसगढ़ में। तो अगर आप उनसे बातचीत करें, उनको बताएं, अपनी काबिलियत को बताने के लिए आपको अपनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे में क्या क्षमता है। और वही जो मैं कहता हूँ कि आपको अकाउंटेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि हम अकाउंटेबल हैं, तो आपको निश्चित रूप से CSR के फंड्स के माध्यम से कार्य करने का मौका मिलेगा। आप इस पे अवश्य कार्य कीजिए। और CSR के मेरे एक अलग से प्रेजेंटेशन है, मैं आपको उसकी कॉपी दे दूंगा, आप अपने कॉपी दीजिएगा, ईमेल मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। उसमें सारी 8 स्लाइडों के माध्यम से मैंने समझाया है कि किस तरह से CSR के फंड्स को लिया जा सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अगला प्रश्न हमारे सामने पूछना चाहते हैं दीपक जुलानिया जी, पचौर से हैं। हाँ जी, मैं दीपक जुलानिया जी से आग्रह करूंगा वे अपने आप को अनम्यूट करके कृपया प्रश्न पूछें। जी सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, नमस्ते जी, नमस्ते। आदरणीय सर को सुनना हमेशा कुछ ज्ञान को प्राप्त करना ही है। सर मेरे मन में एक भावना है और हमारे क्लब के वरिष्ठ सदस्यों की, इससे सब कुछ पाते हैं। हमारी पीढ़ी तक तो हमने सब कुछ जाना है, देश के बारे में जानते हैं, देश को आजादी दिलाने वालों के बारे में जानते हैं, देश की भाषा के बारे में जानते हैं। आज के दौर में वर्तमान की जो एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है, वो इन सब विचारों, परंपराओं और उन सब आजादी के त्याग और बलिदानों से बहुत दूर हो चुकी है। खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र जी बोस, भगत सिंह जी, इन सब से बहुत दूर है। क्या लायंस क्लब इस क्षेत्र में भी कुछ कर सकता है? एक मल्टीपल, या हमारी इंडिया की जो मेन ब्रांच है वहां से सेवा कार्य ये बन के आए तो। हाँ दीपक जी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। मैं 100% आपसे सहमत हूँ कि हमें अपने बच्चों में वो शिक्षा देनी है, हमें अपने बच्चों में, आने वाली पीढ़ी में वो संस्कार देने हैं, जिससे कि वो हमारी जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी उस लड़ाई के बारे में जाने, भारतीय सभ्यता के बारे में जाने। और इस सब के लिए लायंस क्लब ने प्रोग्राम जो लिया हुआ है वो क्वेस्ट के माध्यम से लिया हुआ है। हमारी जो क्वेस्ट का प्रोग्राम है उसे हम स्कूलों में चलाते हैं और क्वेस्ट के लिए अपने टीचर्स को ट्रेन करते हैं
ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने एरिया में क्वेस्ट के प्रोग्राम को चालू करें और क्वेस्ट के प्रोग्राम को अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के माध्यम से लेते हुए स्कूलों में जो कभी दादी नानी की कहानियां होती थी, आज हमको किसने बताया कि रामायण क्या थी, हमको किसने बताया कि जो आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी गई थी। मैंने तो महात्मा गांधी जी को नहीं देखा, समझे ना, मैंने तो सुभाष चंद्र बोस को नहीं देखा, लेकिन मुझे किसने बताया? मुझे मेरी दादी ने बताया। किसने बताया रामायण? किसने मेरे को बात की मेरी रामायण की? किसने बताया कौन थे रामचंद्र, कौन थे सीता जी? ये सब किसने बताया? ये सब हमारी दादी जी ने बताया, नानी जी ने बताया। तो दादी नानी की कहानियों को लेते हुए हम क्वेस्ट के माध्यम से जाएं। आप अपने क्लब के मेंबरों के माध्यम से जाइए, स्कूलों में जाइए और स्कूलों में जाके बच्चों को बताइए कि भारत की क्या सभ्यता है, भारत के जो लोग हैं, भारत को स्वतंत्रता कैसे मिली। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम लिया जा सकता है, एजुकेशन का भी और क्वेस्ट के माध्यम से। जी धन्यवाद। सर, थैंक यू। आज विश्व हिंदी दिवस है और 100 करोड़ लोगों के दिल की भाषा का दिन भी हमको मनाना पड़ता है। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि आज की कॉन्वेंट संस्कृति की जो पीढ़ी तैयार हो रही है वो हिंदी बोलना, हिंदी लिखना समझ भी नहीं पाती है। आपने मेरे विचारों को सुना और बहुत अच्छा ज्ञान दिया। थैंक यू सर। धन्यवाद दीपक जी। अगला प्रश्न हमारे सामने एमजेएफ मीनाक्षी अग्रवाल जी का है। क्या सेवा सप्ताह किसी भी समय किया जा सकता है? कृपया सेवा सप्ताह पर प्रकाश डालें। आदरणीय लालिया जी। ऐसा है, लायंस क्लब इंटरनेशनल ने सेवा सप्ताह 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक जो बनाया है, वो तो एक समय की परिधि में बांधा है केवल कि उसमें तो आप करें, लेकिन कोई आपको नहीं रोकता। आप सेवा का सप्ताह कभी भी करिए। बहुत सी जगहों पे मैं देखता हूँ कि सेवा के सप्ताह जो है वो मेलविन जोन्स की जो बर्थडे है 13 जनवरी की, उससे लेकर शुरू करते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर है, कोई इसमें बंदिश नहीं है। आप सेवा सप्ताह किसी तरह से भी पूरा कर सकते हैं। बाई सप्ताह सेवा महीना ले सकते हो, बाई महीना आप क्वार्टरली ले सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन लायंस क्लब इंटरनेशनल ने 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर का समय जो किया है वो इसलिए किया है ताकि लोग एक बंदिश में चलते हुए कार्य कर ले, अदरवाइज कोई इसकी कंपल्शन नहीं। धन्यवाद आदरणीय लालिया जी। मुकेश अग्रवाल जी प्रश्न पूछना चाहते हैं। मुकेश अग्रवाल महलवाला जी। हाँ, नमस्कार 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 मुकेश जी। सर जी, अपना जो जून से कार्यकाल शुरू होता है, जुलाई उसको से अगर 1 अप्रैल से कर दिया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। क्लब का कार्यकाल रहता है। ऐसा मुकेश जी, लायंस क्लब इंटरनेशनल सिर्फ भारतवर्ष की नहीं है। लायंस क्लब इंटरनेशनल 210 देशों में कार्य करती है। हाँ, श्योर श्योर। और हर देश में अपने अपने अकाउंटिंग ईयर्स हैं। हर देश में कहीं जनवरी से दिसंबर है, तो कहीं अपने यहाँ अप्रैल से मार्च तक है, तो कहीं जुलाई से जून तक है। अच्छा, ये जो एक वर्ष का निर्धारित समय किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि सब देशों को ध्यान में रखते हुए ही किया गया है। और इसमें कोई मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंटिंग में जरूर थोड़ी सी ये आती है कि पर्टिकुलरली क्लबों में और डिस्ट्रिक्ट में जब आपको इनकम टैक्स के रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी पड़ती है, तो आपको 2 बैलेंस शीट बनानी पड़ती हैं। एक अप्रैल से लेके जिसे कहते हैं मार्च तक के लिए 3 महीने की एक और 9 महीने की एक। लेकिन इसमें कोई और दूसरी समस्या नहीं है, क्योंकि ये 210 देशों का संगठन है और यहाँ पे एक कॉमन अकाउंटिंग ईयर या एक कॉमन ईयर को रखना आवश्यक है। थैंक यू आदरणीय लालिया जी। मित्रों, यदि आपके समक्ष भी कोई और प्रश्न हो तो प्लीज। अमन जी, मैं बात जी जी जी, आदरणीय नरेंद्र जैन जी कृपया पूछें। आदरणीय लड़िया जी, हाँ नरेंद्र जो जी। अपना मल्टीपल है ये पूरा हिंदी भाषी है। हाँ जी। और मेरा सोचना है कि हम जन जन तक अपनी भाषा से नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो भी हमारा इंटरनेशनल से मार्गदर्शन आता है वो सब अंग्रेजी में आता है। तो ऐसा कुछ प्रयास किया जाए कि जो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र है
अगर उनको हिंदी में उपलब्धता हो जाएगी, जो हमारा मेंबरशिप का फॉर्म है, जो भी हमारी गतिविधियां हैं और जो भी हम कर रहे हैं, अगर वो हिंदी में उपलब्ध होंगी तो निश्चित रूप से हम अपने मेंबरशिप अभियान में भी सफल होंगे। और जो हमारे पदाधिकारी हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते, जिस कारण वो आपका मेल नहीं पढ़ पाते, दूसरी चीजें नहीं कर पाते हैं, वो उसको करने लगेंगे। जो ऑनलाइन प्रॉब्लम होती है सिर्फ अंग्रेजी के कारण भी होती है। तो मैं इस पर आपका मार्गदर्शन चाहूंगा और सहयोग चाहूंगा कि कम से कम हिंदी भाषी क्षेत्रों में आप निश्चित रूप से हिंदी की वेबसाइट और जो भी उपलब्धता होती है सोशल मीडिया की, वो अवश्य करवाएं। नरेंद्र जी, मेरी चाहत भी यही है जो आपकी है, क्योंकि इंटरनेशनल से हम लोगों ने बहुत सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हिंदी भाषा को भी एक भाषा के रूप में जोड़ा जाए। हमने अपनी मैगजीन को तो अभी हिंदी में कर लिया है, क्योंकि वो भारतवर्ष में ही अब छपने लग गई है, तो उसका अनुवाद करके हम लोग हिंदी में छपवा रहे हैं। लाइन मैगजीन जो है वो तो हिंदी में आ रही है, लेकिन आपका कहना बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही है कि जब भारतवर्ष की मेंबरशिप जो है इतनी बड़ी मेंबरशिप है, तो क्यों नहीं इसको भी एक भाषा के रूप में हिंदी को जो है हम लोग आगे लेके जाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब को मुझे मौका मिलेगा इस बात को आगे ले जाने का, मैं अवश्य इस बात को पुनः एक बार आगे लेके जाना चाहूंगा। मेरे दूसरे सहयोगियों के साथ में इसको देखना चाहूंगा कि क्यों नहीं आज जब भारत की 80% पॉपुलेशन जो है, हमारे 80% मेंबर्स जो हैं वो हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी भाषा को क्यों नहीं प्रमोट किया जा सकता, क्यों नहीं कहा जा सकता। आई एम विद यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र जैन जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण बात को सबके समक्ष रखा। और आदरणीय लाडिया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, आपने अपना समय निकाला और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी हम फिर मिलेंगे आप सभी से। गुड नाइट, शुभ रात्रि।